सबको जय हिंद। एक बार पुनः हमारे पर्यावरण की कक्षा में आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। डीएलएड प्रथम वर्ष के पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत आज हम पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रियाएं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने चर्चा किया था वहाँ पर कि पर्यावरण की कौन कौन से घटक होते हैं उसके बारे में हम पहले जान चुके हैं। आज हम पर्यावरण के घटकों के बीच में आपस में जो अंतःक्रियाएं होती हैं उसके संबंध में जानने का प्रयास करेंगे। तो अंतःक्रियाओं को हम निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें पहला है विभिन्न प्राणियों में अंतःक्रियाएं, जिसके अंतर्गत आहार श्रृंखला खाद्य जाल भी आता है। इसी प्रकार से सजीव निर्जीव घटकों के बीच की अंतःक्रिया जिसमें जैव भौतिकी, भूमि, जल चक्र, मृदा, मौसम, चट्टानें आदि सभी इसके अंतर्गत आती हैं। अंतःक्रियाओं में मानव हस्तक्षेप से बहुधा प्रबल परिवर्तन आते हैं। आप जानते हैं कि पर्यावरण में सबसे ज़्यादा जो बदलाव लाने का कार्य किया है वो मानव ने किया है। कि जहाँ पर भी वो या तो अंधाधुंध पेड़ों को काटने की बात होगी, या फिर शहरीकरण की बात होगी, या फिर वाहनों के उपयोग की बात होगी, हम सब जगह मानव का हस्तक्षेप है और इसका कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव निरंतर पड़ते ही रहता है। जब भी हम वनों में जब बड़े पेड़ पौधों को काट देते हैं तो उस पर बहुत सारे जो हमारे जीव जंतु होते हैं जिनका आवास होता है वो उनसे छिन जाते हैं। उनका भोजन की व्यवस्थाएं उनकी अस्त व्यस्त हो जाती हैं। उनके सामने नई समस्या खड़ी हो जाती है कि जब हम पेड़ पौधों को काट देते हैं तो वो कहाँ पर जा कर रहे, अपने भोजन की व्यवस्था कैसे करें। ये बहुत ही सोचने और चिंतन करने की बात है। तो पर्यावरण जो है वो स्वसंचालित होता है, स्वपालित होता है। पर्यावरण वो विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं उसमें निरंतर चलती रहती हैं जिससे वो सदा संतुलन की अवस्था में बना रहता है। लेकिन जब उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप होता है तो वहाँ पर असंतुलन की स्थिति बनती है। हम जानते हैं कि जो मानवीय पर्यावरण है उसमें जो अंतःक्रियाएं होती हैं उसमें सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में वो सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं जिसका निर्माण मानव अपनी ऊर्जा के लिए, औजारों के लिए, कौशलों के द्वारा वो करता है। और पृथ्वी के विभिन्न भागों में अलग अलग स्थितियों के कारण भी विभिन्न समुदायों की समाज, संस्कृतियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ ये सब अलग अलग होती हैं। तो उनकी ज़रूरतें भी अलग अलग तरीके से होती हैं। जैसे कोई गर्म स्थान में रहने वाला है तो उसकी आवश्यकताएं अलग हैं। कोई ठंडे प्रदेशों में रहता है जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है तो उनकी आवश्यकताएं अलग तरीके से हैं। तो मनुष्य जो है अपने भोजन, मकान, कपड़े, धर्म, सामाजिक रीतियों ये जो होती है ये सब में विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं होती हैं और अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो 100% पर्यावरण पर ही निर्भर होता है। तो इस कारण से हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगातार पर्यावरण को प्रभावित करते ही रहते हैं। मानव का जो पर्यावरण के जैविक और जीवेतर घटकों पर निर्भरता होती है, मानव अपने सभी आवश्यकताओं के लिए वनस्पति जगत पर ही निर्भर है। ये हम सब जानते हैं। जैसे आप देखें कि जो हरे पौधे होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ बिंदु लिखे हुए हैं कि मानव के हस्तक्षेप से जो पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, हरे पौधों का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हरे पौधे न होंगे तो क्या होगा। तो पर्यावरण पर इसका बहुत बड़ा रोल है। हरे पौधे जो होते हैं वो पर्यावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को संतुलित अवस्था में रखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसको अवशोषण करने का काम हरे पौधे ही करते हैं। इसी प्रकार से हरे पौधे जो होते हैं वो मृदा में नमी को बना करके रखते हैं और मृदा के जो ऊपरी परत है उसको बहुत मजबूती से पकड़ करके रखते हैं। और नदी के किनारों पर या बाढ़ की स्थिति में जब कटाव की बारी आती है तो वो हरे पौधों के जो जड़ होते हैं वो उसको बहुत मजबूती से पकड़ करके रखते हैं और वो मिट्टी को बहने नहीं देते। तो इस प्रकार से हम देखें तो हरे पौधे जो है हमारे
हमारे खुद के लिए, हमारे पर्यावरण की स्थिति के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसी प्रकार से एक बिंदु आता है सूक्ष्म प्राणी क्या होते हैं। तो सूक्ष्म प्राणी क्या है, इसको पहले जानने की जरूरत है। सूक्ष्म प्राणी जो होते हैं वो ऐसे प्राणी हैं जिसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म प्राणी हैं जिसके मदद से हम सिरके बनाते हैं, शराब बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, दही बनाते हैं, डबल रोटी को तैयार करते हैं। तो सूक्ष्म प्राणी का उपयोग यहाँ पर निरंतर है, इसके बिना ये सब चीज़ों की हम नहीं तैयार कर पाएंगे। तो वहीं कुछ सूक्ष्म प्राणी ऐसे भी हैं जिसको हम हवा में नहीं देख पाते और उसके कारण से हमको विभिन्न प्रकार की बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे कंजक्टिवाइटिस एक बीमारी होती है, ये हवा में बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म प्राणी या वायरस के कारण होती है। खाद्य विषाक्तता, आप कुछ दिनों तक अपने खाने पीने की चीज़ों को घर पर रख देते हैं या सुबह से शाम तक रख देते हैं, दूसरे दिन तक रख देते हैं, तो उसमें कुछ तरह के फफूंद उगा होते हैं। तो वो जो है खाद्य जो है दूषित हो जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में फूड पॉइजनिंग कहते हैं, जिसके कारण से बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब होती है। एड्स जैसी बीमारियां हैं, ये सभी इन्हीं सूक्ष्म प्राणियों के कारण ही होती है। तो सूक्ष्म प्राणी बहुत जगह पर हमारे लिए सहायक भी हैं, तो कई जगह पर उनसे हमको नुकसान भी हो रहा है। फिर हम देखें कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी को यदि हम समझना चाहते हैं तो एक छोटे सिस्टम को समझने की जरूरत पड़ेगी। सजीव प्राणियों और पर्यावरण के साथ साथ उनके आपसी संबंधों के जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसको हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। मैं फिर से इसको रिपीट करना चाह रहा हूँ। सजीव प्राणियों और पर्यावरण के साथ उनके आपसी संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर कोई न कोई सजीव प्राणी मौजूद है, चाहे आप आसमान की ऊंचाइयों पर चले जाइए या समुद्र की गहराई में चले जाइए या उत्तरी अंटार्कटिका में चले जाइए जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी है या बहुत ज़्यादा ठंडा प्रदेश है। हर स्थान पर आपको कहीं न कहीं सजीव प्राणी मिलेंगे ही। तो प्राणियों की जो अंतः क्रियाएं हैं वो जिन सीमित निर्धारित क्षेत्रों में होती है उसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो मैंने क्या किया, फिर से मैं इसको रिपीट करूंगा। प्राणियों की अंतः क्रियाएं जिन सीमित निर्धारित क्षेत्रों में होती है उन्हें हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण जिसको सब लोग जानते हैं वो है तालाब। तालाब जो है एक पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें बहुत सारे जीव जंतु, छोटे छोटे कुछ वनस्पति जगत के पेड़ पौधे भी होते हैं, जैसे मेढक है, सांप है, केचुए हैं। वैसे ही तालाब की तली में आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, जलीय वनस्पतियाँ जो पानी के अंदर जीवित रहते हैं वो हमको मिलते हैं। तो उनके लिए पारिस्थितिकी तंत्र वो तालाब का एरिया ही है। फिर अपन देखते हैं आहार श्रृंखला, खाद्य जाल क्या है। तो आप सब जानते हैं कि जो हरे पौधे होते हैं वो इसको कौन खाता है, कीड़ा खा लेता है। कीड़े को कौन खा लेता है, छोटी मछली खाती है। छोटी मछली को कौन खा रहा है, तो बड़ी मछली खा रही है। बड़ी मछली को कौन खा रहा है, तो मनुष्य खा रहा है। तो इस प्रकार से एक आहार श्रृंखला बन जाता है। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि हरे पौधे को भोजन कहाँ से मिलता है। जैसे पानी में रहने वाला कोई हरा पौधा है, तो पानी में तैरते हुए जब हरे पौधे होते हैं तो आप सब विज्ञान में पढ़े हैं इस बात को कि हरे पौधे जो है सूर्य के प्रकाश में का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। तो हरे पौधे जो है उसके लिए आहार श्रृंखला सूर्य का प्रकाश है। इसी प्रकार तो इसी श्रृंखला को हम कहते हैं आहार श्रृंखला। इस तरीके से हरा पौधा, फिर उसको कीड़े ने खाया, कीड़ों को छोटी मछली ने खाया, छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया, बड़ी मछली को मानव ने खाया। और जब बहुत सारे आहार श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं, बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं, खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं खाद्य जाल। उसमें और भी बढ़ते जाएगा, जैसे शेर है, हिरण है, चीते हैं, कबूतर हैं, पक्षी हैं, सबका एक प्रकार से जाल बन जाता है। वो एक दूसरे के ऊपर खाने के लिए निर्भर है।
हम वनस्पति पर निर्भर हैं, लेकिन जंगली जानवर के लिए मांस जरूरी है। तो इस तरीके से उसको हम खाद्य तेजाब कहते हैं। तो पर्यावरण के घटकों की कुछ अंतर क्रियाओं के बारे में आज हमने जाना। अगली बार हम इसमें और आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।